नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। संसद का शीतकालीन सत्र एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 22 दिसंबर यानी कल शुक्रवार को सत्र समाप्त होना था, लेकिन एक दिन पहले ही स्पीकर महोदय बिरला साहब ने अनिश्चित काल के लिए स्थगन करते हुए यह बात भी बताई कि यह सत्र बहुत अच्छा चला। प्रोडक्टिविटी 74% की है। 61 घंटे 50 मिनट कामकाज हुआ। 18 विधायक पास हुए। शून्य काल में 182 मामले उठाए गए। ये जब वो स्टैटिस्टिक बता रहे थे तो एक आंकड़ा वो बताना भूल गए। इस ऐतिहासिक सत्र में ऐतिहासिक कांड भी हुए और ऐतिहासिक निष्कासन भी। आज फिर आखिरी दिन 3 सांसदों का निष्कासन हुआ और अब एक आंकड़ा 146 पे पहुंचा। देश की आजादी के बाद से आज तक शायद ही किसी लोकसभा के सत्र में इतने सांसद इकट्ठा निष्कासित हुए हो राज्यसभा और लोकसभा से। निष्कासन हम मानते हैं यदि ऐसा कोई कांड हो जिससे इसका निष्कासन करना जरूरी है, लेकिन सरकार को किसी बात पे वक्तव्य देने के लिए प्रेशर बनाना या डिमांड करना या गृह मंत्री को कहना कि पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, जो 2 युवा कूदे, स्मोक जो उनके पास, उसे स्मोक बॉम्ब कहिए या स्प्रे कहिए, वो एक दहशत फैलाने का प्रयास हुआ और उन्होंने अपनी मांगे बेरोजगारी की खिलाफ, महंगाई के खिलाफ इस सरकार की निर्वसना की। ये हुआ कैसे? इस पे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री वक्तव्य दे। परंपरा तो यही है कि गृह मंत्री वक्तव्य देते हैं और या प्रधानमंत्री वक्तव्य देते हैं। वैसा देखा जाए, इतिहास खंगाला जाए तो पार्लियामेंट के ऊपर ये तीसरा अटैक था जब से देश आजाद हो गया तब से। सबसे पहला अटैक 7 नवंबर 1966 को हुआ जब नेहरू जी को गए, उनका स्वर्गवास हुआ, 2.5 साल ही हो गया था। उसके बाद शास्त्री जी आ गए, उनका देहांत हुआ और इंदिरा जी ने बागडोर संभाली थी। तब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। पार्लियामेंट के बाहर जनसंघ सांसद स्वामी रामेश्वरानंद ने, जो पंजाब के करनाल से सांसद थे, उन्होंने हजारों साधुओं के सामने एक भड़कता हुआ भाषण दिया गोहत्या के बंदी को लेकर। और उसके बाद हजारों साधु जो सुनने के लिए आए थे वो भड़क उठे। उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, लेकिन सिक्योरिटी ने तुरंत गेट बंद कर दिए। इससे पार्लियामेंट तो बच गई, लेकिन वहां से ये समूह साथ वाले बिल्डिंगों पर कहर बरपाते रहे। सामने पार्लियामेंट के ऑल इंडिया रेडियो की बिल्डिंग थी, उसमें तोड़फोड़ हुई, उसमें घुसपैठ हुई। उसके बाद जिसे हम रफी मार्ग कहते हैं, उस रफी मार्ग पर आईईएनएस, जिसको अब आईएनएस कहते हैं, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का ऑफिस था। इरिगेशन या वाटर रिसोर्स और लेबर मंत्रालय का ऑफिस है। आईएनएस बिल्डिंग को लग के वहां पर तोड़फोड़ हुई। उनके घर पे हमला हुआ और बड़े मुश्किल से पीछे से निकल पाए। और मानो 1947 के बाद जो आपाधापी मची थी दिल्ली में,
निर्वासितों के आने की वैसी स्थिति पैदा हो गई थी। तुरंत जब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के, उन्होंने 48 घंटों के लिए दिल्ली पे कर्फ्यू जारी किया और पार्लियामेंट में जो हमला हुआ वो इंटरनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी का लैप्स मान के तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा का सरकार ने इस्तीफा लिया। ये पहला हमला था। उसके बाद 13 दिसंबर को पाकिस्तानी आतंकियों ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया। अटल जी की सरकार थी। जिस दिन ये धावा बोला उसके बाद तुरंत अटल जी ने संबोधित करते हुए कहा, those behind the attack on the parliament should know that the Indian people are united and determined to stamp out terrorism from this country. उन्होंने कहा कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को जान लेना चाहिए कि पूरा भारत एक है और इस आतंकवाद को हम उखाड़ के फेंक देंगे। इतना ही नहीं, उसके बाद 18 दिसंबर को गृह मंत्री एल के आडवाणी जी ने भी इस पे डिटेल वक्तव्य दिया। यह प्रजातंत्र प्रणाली है, यह परंपराएं हैं। उसके बाद तीसरी बात फिर यह हुआ कि दो युवकों ने दर्शक दीर्घा से पार्लियामेंट में कूदा। उनके दो साथी, एक महिला और एक पुरुष, बाहर नारे लगाते हुए कलर स्प्रे कर रहे थे। चारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये चारों लोग का बैकग्राउंड ये है, उसमें एक ई रिक्शा चालक है, एक सरकारी नौकरी की अभिलाषी है, एक किसान है और एक लेबर है। चारों का कोई किसी बड़े संगठन से कोई लेन देन नहीं। हाँ, चारों में एक बात कॉमन है, चारों शहीद भगत सिंह फैंस क्लब के मेंबर हैं। भगत सिंह को रोल मॉडल मानते हैं। उन्हें लगा कि भगत सिंह ने अंग्रेजी सत्ता के सामने उनके कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो प्रयोग किया, वही प्रयोग हम वर्तमान सरकार के कानों तक बात पहुंचाने के लिए करेंगे। क्योंकि ये बेरोजगारी का तंज झेल रहे हैं, महंगाई का तंज झेल रहे हैं। नीलम आजाद जो महिला पकड़ी गई, वो एमए, एमएड, एमफिल और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास की हुई लड़की है, लेकिन नौकरी की तलाश में है, हताश है। एक ई रिक्शा चालक, एक किसान अपने परेशानियों से रो रहे हैं। सभी की अपनी डिमांड है। सभी ने 2014 में प्रधानमंत्री जी का वो वक्तव्य सुना, उसपे विश्वास रखा, जो 100 दिन में महंगाई कम होनी थी, जो हर साल 2 करोड़ जॉब तय होनी थी, बहुत सारी चीजें होनी थी। लेकिन बहुत बाद में पता पड़ा कि चुनाव में बोले गए वो शब्द चुनावी जुमले होते हैं, जो स्वयं अमित शाह ने बाद में क्लियरिफाई किया। तो जुमलों के सहारे तो सरकार में लोगों को बिठाया, लेकिन फिर जुमलों के साथ ही जीवन तो नहीं जिया जाता। इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने किसी को हार्म नहीं किया। उन्होंने रास्ता गलत चुना। यकीनन इस देश में इस तरह के प्रोटेस्ट की जगह नहीं। लेकिन क्या हमारे सत्ताधीशों ने कभी सोचा कि ये 4 युवक जो हमारी ही बिरादरी के हैं, इसमें कोई मुसलमान नहीं, सबको सब बैकवर्ड हैं, ओबीसी हैं, कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई किसी विदेशी
कंट्री में या दुश्मन कंट्री में कुछ ट्रेनिंग करने के लिए गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। यदि उस लेवल पे वो आते हैं, तो सवाल ज़रूर उनसे विश्वास में लेके पूछना चाहिए कि ये उन्होंने क्यों किया? कुल मिलाकर उनके ऊपर तो यूएपीए थोपा गया, उन्हें एफआईआर की कॉपी भी मुहैया नहीं करवाई जा रही है, क्योंकि कहा जाता है इससे बहुत सारे सीक्रेट बाहर होंगे, जैसे मानो किसी बहुत बड़े आतंकी गुट के ये सदस्य हों। लेकिन फिर घूम फिरा के 2 हमलों में यदि एक हमले में गृह मंत्री का इस्तीफा होता है, दूसरे हमले में प्रधानमंत्री हमले के दिन और गृह मंत्री 2 दिन बाद या 4 दिन बाद सदन के सामने चीजें रखते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ऐसा क्या हुआ कि वो इन चीजों पे बात करना नहीं चाहते? प्रधानमंत्री बाहर कहते हैं कि बात बहुत गंभीर है, लेकिन फिर वो लड़के जिन इश्यू पे कूदे, उसको कोई गंभीरता से नहीं लेता, उसकी कोई बात करने को तैयार नहीं, उनकी डिमांड्स के बारे में कोई विचार करने को तैयार नहीं। सांसद निष्कासित हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो वक्तव्य मांगते हैं। संसद चलाना ये सरकार का काम है, विपक्ष का काम सरकार को घेरना है। सरकार को घेरने पे निष्कासन आपको करना है, क्योंकि आपको बिल तो आप वैसे भी पास कर लेते, लेकिन आपको उन बच्चों के बारे में डिस्कस नहीं करना, इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे समय सदन से वक्तव्य देने से भाग रहे थे। बाहर बात कर रहे थे लेकिन सदन के अंदर नहीं। आज सवाल यही उठता है कि यदि स्पीकर साहब कहते हैं कि 78% या 74% प्रोडक्टिविटी रही है, तो क्या फिर संसद चली है? विपक्ष के बगैर संसद कैसी चलती है? 146 लोग बाहर, तो फिर अंदर क्या है? मात्र सत्ता पक्ष ही है, तो फिर वन पार्टी डेमोक्रेसी ही क्यों नहीं इस देश में लागू करते? या 2024 के बाद वही होने वाला है? ऐसे कई सवाल सामान्य जनता के बीच में पड़े हैं। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, जॉब क्रिएशन जो नया लेटेस्ट डेटा आया है ईपीएफओ का, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहते हैं कि अक्टूबर 23 में जो जॉब क्रिएशन है, नए रोजगार का जो उत्पन्न होता है, उसमें 16.7% की गिरावट आई। पिछले सितंबर में 9,26,934 नए रोजगार पैदा हुए और अक्टूबर में ये आंकड़ा 7,72,084 हो गया। ये रोजगारी का आंकड़ा जो है, ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं कह सकते, अजवाइन कह सकते हो। क्यों? 143 करोड़ के देश में जहां 81 करोड़ लोग सरकारी अनाज पे जी रहे हो, वहां 9 लाख और 7 लाख रोजगार हास्यास्पद लगते हैं। जो सीएम आई का डेटा है, वो बताता है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, वो 10.82 हो गया है, सितंबर में था, जो उसके पहले 6.2 था। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार बार-बार कहती कि रोजगार बढ़ रहे हैं, लेकिन माने तो कैसे माने? विप्रो और इन्फोसिस ने आने वाले साल के लिए नए रिक्रूटमेंट बंद कर दिए हैं। तो ऐसे में नए ग्रेजुएट जाएंगे कहाँ? समस्याएं भयानक है। समस्याओं का निदान सरकार को करना है। समस्या बताएगा कौन? जब किसकी सुनवाई नहीं हुई, तो 2 युवकों ने 2 साथियों के साथ मिलके वही शहीद भगत सिंह का प्रयोग फिर से मंचित करने का प्रयास किया। आज राष्ट्रद्रोह का मुकदमा झेल रहे हैं। उनके आयुष्य में क्या होगा, उनका लाइफ क्या होगा, कोई बता नहीं सकता। ये 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो ब्रिटिश हुकूमत थी, कम से कम
वहां भगत सिंह जी को फांसी हुई, वो शहादत प्राप्त कर गए। लेकिन पूरे विश्व के सामने भारत की गाथा रेखांकित कर गए कि भारत की कितनी पीड़ा में है और अंग्रेजी शासन को पसीना छोड़ा। क्या इन 4 लड़कों के इस कृत्य से सरकार के कान में जूं भी रेंगती है, या सरकार अपने अहंकार के मद में इतनी अपने आप में सिमट गई है कि उन्हें विपक्ष के सवालों से भी कोई लेना-देना नहीं, बच्चों के कूदने से कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि सरकार को लगता है राम मंदिर और रामलला की स्थापना के बाद इस देश में और कोई समस्या है ही नहीं। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।